अधिगम, जैसा कि पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी लेक्चरर्स के लिए, मास्टर कैडर के लिए और प्राइमरी टीचर्स के लिए जितने भी शिक्षक स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको नंबर देके जाता है मनोविज्ञान में, वो आज का टॉपिक अधिगम। आज ये सभी साथियों जल्दी आइए, आज का टॉपिक बहुत ही अहम, जो आपको 5 या 6 नंबर एज इट इज देके जाएगा। या तो किशोरावस्था डायरेक्ट नंबर देके जाती है, या ये जो आपका चैप्टर है अधिगम, ये आपको नंबर देके जाता है। तो सभी अध्यापक साथी, भावी अध्यापक साथी जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी से लाइक ठोकते जाओ भी साथ के साथ, क्योंकि अभी मैंने ध्यान देने वाली बात अभी शुरू नहीं करी है। तो पहला काम है ना, आते ही इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करो, ताकि आज की जो क्लास है वो सभी तक पहुँचाई जा सके। फिर बता रहा हूँ, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यानी पीआरटी में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं 5-7 नंबर का। तो जल्दी आइए। हेलो रिंकू, जल्दी आइए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लिंक शेयर करें अपने साथियों के अंदर, अध्यापक साथियों के अंदर। बिना काम को ना करियो भी कि नहीं, कोई दुकान पर काम लग रही है उसको नहीं, जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये आज का हमारा जो लिंक है वो शेयर करें। सभी का फिर से धन्यवाद, और जो जुड़ रहे हैं उनको सभी को जी आया नु वेलकम। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं भाई। बड़ी क्लास रहेगी थोड़ी, लेकिन प्रभावी रहेगी। अधिगम। अधिगम का साधारण शब्दों में अर्थ होता है सीखना। अब देखिए, हमने जितने भी टॉपिक करे हैं उनका जो हमने यहाँ पर मैंने अर्थ लिखा है, उस अर्थ के अंदर, उस अर्थ से कभी भी मनोविज्ञान जो है वो संतुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर अधिगम इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं, और जिसका अर्थ होता है सीखना। लेकिन मनोविज्ञान केवल सीखने से संतुष्ट नहीं होता, या सीखना ही, केवल सीखना मनोविज्ञान में अधिगम नहीं कहा जाता। तो अधिगम किसे कहते हैं? सीखना केवल अधिगम को परिभाषित नहीं कर रहा, और मनोविज्ञान जो है वो सीखने के लिए बोलता है व्यवहार में परिवर्तन। अब देखिए साथियों, व्यवहार में परिवर्तन जो है मनोविज्ञान के अनुसार क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। कौन सा? स्थायी परिवर्तन। यानी अपेक्षाकृत उन स्थायी परिवर्तनों को व्यवहार परिवर्तन या अधिगम में शामिल किया जाता है, जो लंबे समय तक हमारा बार बार साथ देते हैं। यानी पल भर के परिवर्तनों को, एक क्षण भर के परिवर्तनों को अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। क्षण भर से क्या तात्पर्य है? भूख लगना, प्यास लगना, भूख लग जाती है, ढाई से राटो पैर लिया, भूख मिट जाए, एक परिवर्तन है, लेकिन उसको अधिगम में शामिल नहीं किया जाता। थोड़ी देर के बाद में फिर से दोबारा भूख लग जाती है, फिर चून पैर लिया, वो परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तनों को कभी भी अधिगम में शामिल नहीं किया जाता, जो अपेक्षाकृत कम समय तक या क्षण भर के होते हैं। यानी व्यवहार में परिवर्तन कौन सा? स्थायी, जो लंबे समय तक हमारा बार बार सहयोग करता है। ऐसे व्यवहार में परिवर्तन को मनोविज्ञान में किसकी संज्ञा दी जाती है? अधिगम। तो अधिगम से हमारा अभिप्राय, व्यवहार में कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम किसके अनुसार? मनोविज्ञान के अनुसार। अब देखिए, अब हम अधिगम शब्द का कम प्रयोग करेंगे, संज्ञा के रूप में हम प्रयोग करेंगे व्यवहार में परिवर्तन। यानी व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम, नमस्कार, व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन की बार बार बात करेंगे, अब अधिगम को भूल जाओ, क्योंकि अधिगम का हमने एक जो विवरण रूप में एक शब्द लिखा है, या जो संज्ञा के रूप में एक लाइन लिखी है, जिसका मतलब क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन की विशेषताएं देखिए। व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला सकारात्मक परिवर्तन, और दूसरा है नकारात्मक परिवर्तन। अब देखिए, सकारात्मक भी व्यवहार में परिवर्तन और नकारात्मकता भी व्यवहार में परिवर्तन। यानी कोई भी काम ऐसा जो हम समाज द्वारा स्वीकृत काम को सीखते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, वो कौन सा परिवर्तन है? कोई भी समाज सेवा का काम सीखते हैं, कौन सा परिवर्तन है? सकारात्मक। लेकिन चोरी करना भी एक व्यवहार में परिवर्तन है। चोरी करने का मतलब ताड़ो तोड़नो सीखनो, बहुत जबरदस्त बात है। उसके अंदर भी बहुत सारा दिमाग लगाया जाता है, और बहुत सारी जो है अभ्यास और अनुभूति के द्वारा उस प्रतिक्रिया को प्राप्त किया जाता है। लेकिन वो नकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि समाज उसको स्वीकार नहीं करता।
तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार का, कौन सा, सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन से अभिप्राय वो व्यवहार में परिवर्तन जिनको समाज स्वीकार करता है। अब देखिए, देश की सुरक्षा के लिए बम बनाना सकारात्मक परिवर्तन, और आतंकवादी गतिविधियों के लिए बम बनाना नकारात्मक परिवर्तन। यानी जो परिवर्तन जिनको समाज स्वीकार नहीं करता वो नकारात्मक में डालेंगे, और जो समाज स्वीकार करता है उसको किस में डालेंगे, सकारात्मक परिवर्तन में। उसके बाद में देखिए, व्यवहार में परिवर्तन है दो प्रकार से होता है। पहला अभ्यास के द्वारा, और दूसरा परिवर्तन होता है किसके द्वारा, अनुभूति के द्वारा। अभ्यास और अनुभूति दोनों शब्द देखिए। अभ्यास का मतलब लगाता हूं मैं बार बार, यानी अभ्यास हमेशा क्या होता है, बार बार। किसी भी चीज को बार बार करने से उस चीज के अंदर हम निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, उसी निपुणता को क्या बोलेंगे हम, अभ्यास। टाइपिंग सीखना कौन सा, किसके द्वारा सीखते हैं, अभ्यास के द्वारा। बार बार हमने सीखा। साइकिल चलाना सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं, अभ्यास के द्वारा। और अनुभूति होती है आपकी एक बार। कई काम ऐसे भी थे जो हमने एक बार में ही सीख लिए। जैसे कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट होता तो बच्चा फिर आगे कहा थोड़ा सो बच गयो, बा गलती दोबारा कभी कौन करा कि उस गलती से हमने सीखा कहा थोड़ी सी उकचुक हो जाए तो लाइट फ्यूज हो जाए। वो क्या है, एक बार। अनुभूति क्या होती है, एक बार। गृहिणियां जो होती हैं जब खाना बनाती हैं गर्म तवे के उनका हाथ लग जाता है और कभी दोबारा वहां पर हाथ नहीं जाता। तो अनुभूति का मतलब एक बार और अभ्यास का मतलब है बार बार। तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। किस प्रकार से, एक अभ्यास से और दूसरा अनुभूति से। अभ्यास बार बार और अनुभूति एक बार। दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। सेकंड लास्ट क्लास मेरी आज 3, 7, 8 नंबर से ज्यादा देके जा रहा हूं। आगे देखिए, व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत क्या होता है, स्थायी होता है। अब स्थायी का मतलब व्यवहार में परिवर्तन में या अधिगम में उन परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता जो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, क्षण भर के लिए। क्षण भर का मतलब क्या है, भूख प्यास मैंने बताया वो क्षण भर का परिवर्तन है। दोबारा उसी चीज की जो डिमांड है हमारा शरीर दोबारा थोड़ी देर बाद में करे देता है। लेकिन वो परिवर्तन जो लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं, या ऐसे स्थायी परिवर्तन जिनको थोड़ी सी स्मृति के बाद में या थोड़े से अभ्यास के बाद में पुनः स्मृति में लाया जा सकता है। जैसे कोई ऐसा परिवर्तन जो हमने पहले, या कोई ऐसी कारण जो चीज है वो हमने पहले सीखी हुई है उसको हमने छोड़ दिया और थोड़े से अभ्यास के उपरांत उस चीज को फिर से हम अपनी मेमोरी में ले आए, तो वो कौन से परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन। जैसे कोई भी उदाहरण जो हमने पहले सीखा था बीच में छोड़ दिया और अब उसको हम स्मृति में ले आए। देखिए साइकिल चलाना, अब देखिए वर्तमान में एस्टेट का सीजन चल रहा है और वर्तमान में जो हरियाणा सरकार है वो सभी को समय समय पर जो उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे रही है अभी। तो ऐसी गृहिणियां जिन्होंने कभी भी एस्टेट करके या कभी भी डिग्री करके पढ़ाई को छोड़ दिया था और वो गोबर प्रथा में लगी हुई है, दूसरा नौकरी लागता देखता बंग बिंग घरा रोबिन कोचिंग सेंटर में घालन लाग गयो। अब भूलगी पेन पान कुकर पकड़े कर 2-3 दिन कोचिंग सेंटर में बिया मिस सुनीता बे नाम लिखती बे आई लव यू बे सारा अब दूसरा लिखने लग गई। वो जो बातें हैं वो परिवर्तन पहले सीखा हुआ था, आज फिर से थोड़े से अभ्यास के तुरंत उसको स्मृति में लाया गया। ऐसे परिवर्तनों को व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं सभी ने सीखा। आगे अधिगम के लिए या व्यवहार में परिवर्तन के लिए दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा आती है। वो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले पैवलोव। पैवलोव ने क्या लिखा? अनुक्रिया द्वारा आदतों का निर्माण। देखिए अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का हमें करना, अनुसरण करना है, फॉलो करना है। आदत का मतलब वर्तमान की बात की जाए तो आदत से तात्पर्य हमारे व्यवहार से होता है। यानी किसी काम को देख करके या किसी दूसरे को देख करके हमारी आदतों में या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं।
ऐसा जो मानना है वो किसका, पेवलोव का, किसके लिए, अधिगम के लिए। पेवलोव ने लिखा अनुक्रिया द्वारा आदतों का, वाह जी वाह, और देखो आगा भी तो किया है, तो ट्रेलर है। अनुक्रिया द्वारा आदतों का निर्माण, यानी किसी क्रिया का फॉलो करके हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना, पेवलोव के अनुसार क्या है, अधिगम। दूसरा स्किनर, स्किनर ने क्या लिखा, व्यवहार अर्जन का प्रगतिशील क्रम या कदम। अर्जन का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना, सीखते जाना। प्रगतिशील क्रम का मतलब क्या है, जैसे प्रगतिशील कदम का मतलब क्या है कि आज हमने काउंटिंग पूरी सीख लिया है, तो कल हम टीचर को कहेंगे हमें पहाड़े सिखाइए। ए अनार आम हमने सीख लिया है, तो कल कहेंगे हमें मात्राएं सिखाइए। क्या कभी हुआ है प्रस्ताव लिखने के बाद में दूसरे दिन आगे का मन बार खड़ी सिखाओ? ये का मतलब क्या हुआ कि प्रगतिशील क्रम का मतलब बढ़ते जाना है, किसके अंदर, व्यवहार के अर्जन में। अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, ग्रहण करना और व्यवहार में परिवर्तन करना। किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। किसकी परिभाषा, अधिगम की। तो अधिगम दो मनोवैज्ञानिक, पेवलोव अनुक्रिया द्वारा आदतों का निर्माण और स्किनर व्यवहार अर्जन का प्रगतिशील कदम। देखिए दोस्तों, पीआरटी में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा आ जाती है, मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है या मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाता है, उसके द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है। तो ये दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अधिगम के बारे में अपने विचार दिए हैं। दांस मार लाइए के आगे। अब देखिए, हम वो चीजें करेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जिनको आप बोलते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के जो सिद्धांत करने से पहले उन सिद्धांतों का मैं आधार बताता हूं कि वो सिद्धांत जो है वो किस बेस के ऊपर, कैसे आपके आगे जो है वो सिद्धांत काम करेंगे, या कैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत किया। तो सारे जो सिद्धांत हैं उनका जो आधार है वो कहां से शुरू होता है, आवश्यकता से। जब तक हमें आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। किसी ने बंदर के ऊपर परीक्षण किया, किसी ने चिंपैंजी के ऊपर परीक्षण किया, किसी ने कुत्ते पर किया, तो वो जानवर कब खेल दिखाएंगे, जब उन्हें लगता है कि खेल दिखाने के बाद में हमें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो खाना मिलना या खेल दिखाना, वो सारी उनके किसके ऊपर निर्भर करता है, आवश्यकता पर। अब देखिए, जो जानवर होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की सेंस नहीं होती। कौन सी, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये चार चीजें मानव में ऐसी हैं, मनुष्य में ऐसी हैं, जो मनुष्यों को जानवरों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ए चार चीज लुगाई मुहद बा घरा रहूं रूस जा, ए चार चीज आदमी मुहद वो घरे रूस के निकल जा, ए चार चीज अगर जानवर मुहार तो रात की कुटड़ी भैंस दिन का दूध कौन दे। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य को उन जानवरों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने बताया आपको आवश्यकता। तो जानवर जो है अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रतिक्रिया देते हैं, खेल दिखाते हैं, डांस करते हैं। अगर जानवरों के अंदर ये होता, वो समझ जाते कि तेरे को खाना खेल दिखाने के लिए मिल रहा है, तो वो कभी भी खेल नहीं दिखाते। तो आवश्यकता जो है सभी प्रकार के सिद्धांतों का क्या बनेगी, आधार बनेगी। अब देखिए, आवश्यकता, इसके लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, अभिप्रेरणा चक्र। देखिए टाइम कम है दोस्तों, अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कौन सी धातु से, मूव टू मोशन, जिसका अर्थ होता है उकसाना या प्रेरित करना, आंगली लगाना, गोचा तोड़ना, क्या है, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, अभिप्रेरणा चक्र किसको बोलते हैं, वो यहीं से शुरू होता है, कहां से, आवश्यकता से। अब मैं बताता हूं आपको अभिप्रेरणा का अर्थ क्या बताया। अभिप्रेरणा में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, पेरी लंडन, उन्होंने लिखा है किसी भी व्यक्ति में
उन गुणों का विकास करना, या तो उसके अंदर पहले से विद्यमान नहीं है या उसे उसका पहले से आभास नहीं है। जैसे हनुमान जी भाई, अब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, हनुमान जी बैठे वहां पर देख रहे हैं, तो वह दूसरा छोटा छोटा बंदरिया हनुमान जी का आंगली लगावा भी शक्ति याद करावा कि याद करो हनुमान भी, थोड़ा सा फुंडा दियो फुला दियो तो वो 7 समुद्र कूद के उड़ गयो। वो ये भी प्रेरणा है कि किसी भी कारणवश या किसी भी परिस्थिति के अंदर अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को सामने देख करके हथियार डाल देता है। फिर अभी प्रेरणा कौन दे है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बिन फुलावे आंगली लगावे बाकी प्रकार की लगावे, वो बाद में पुठी तलवार चकले, उसको हम क्या बोलेंगे? अभिप्रेरणा। अगर किसी भी व्यक्ति की कही गई बात से हम प्रभावित हो जाते हैं तो हमारा व्यवहार कहलाता है अभिप्रेरित व्यवहार। तो अभिप्रेरणा चक्कर किसके ऊपर निर्भर करता है? आवश्यकता पर। और आवश्यकता पर किसके सिद्धांत? अधिगम के सिद्धांत। तो मैं ये अभिप्रेरणा चक्कर इस आवश्यकता से शुरू करके बता रहा हूं। अच्छा लाइक ठोको दब्बा दब दसियो है बातचीत कही है। देखो सबसे पहला जो स्टेप क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता के बाद में पहला जो स्टेप आता है, एस्टेट का फॉर्म अप्लाई किया, एस्टेट को पास करना आपकी क्या है? आवश्यकता। देखिए ये जो आवश्यकता है कई चीजों के, कई प्रकार के जो सिद्धांत है उनको क्लियर कर देता है। जैसे चिंतन। चिंतन किसको बोलते हैं? चिंतन। चिंतन का मतलब क्या होता है? केवल चिंतन का मतलब मिथ्या सोच नहीं होती। चिंतन का मतलब क्या होता है? वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बड़ा याद रहता है, काम की बात है। वैलेंटाइन ने लिखा है कि श्रृंखलाबद्ध विचार उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होना क्या कहलाता है? चिंतन। एस्टेट जब तक पास ना हो जाता, रात ने सपनों आ जा, जाग आ जा तो सामी आ जा, दिन में उठ के किन्ने बिने जाओ तो एस्टेट सामी आ जा, जब तक एस्टेट पास ना होगा बिना बारम बिना रुके सोचने लग रहा, वो क्या है? चिंतन है। तो चिंतन का यहां पर पहला स्टेप क्या हुआ? आवश्यकता। और आवश्यकता के बाद में देखिए चिंताएं और तनाव। ये तो जायज सी बात है, भी किसी भी प्रकार की कोई भी हमारी आवश्यकता नई आवश्यकता आती है तो उसको पूरा करने के लिए आवश्यकता का जो पहला कदम होता है वो क्या होता है? चिंताएं और तनाव। अब कई तो पुराना खिलाड़ी है 10-12 बार एस्टेट दे दियो कोई असर पड़े नहीं, लेकिन कई जो है जिन्होंने पहली बार एस्टेट के फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये स्वाभाविक बात है कि उनको चिंताएं और तनाव हुए। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कई प्रकार के रास्तों का चुनाव किया, कई प्रकार की किताबें देखी, कई प्रकार की एकेडमियों का भ्रमण किया, तो वो क्या है? चिंताएं और तनाव। अब उसके बाद में क्या होगा? चिंताएं और तनाव के बाद में देखिए सीधा अब कोई मेरे पर को मुस्टंडो मिल जाए वो भी गणा ही क्लियर कर रखा है। कोई अभिप्रेरित व्यवहार, यानी यहां देखिए आपकी आवश्यकताएं क्या थी? बहुत ज्यादा। और अब किसी ने आपको सिखा दिया कि इतनी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने इतने ये नोट्स हैं, 6वीं से 8वीं तक की किताबें पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो आराम से, और क्लास के अंदर जो आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो या पहले पढ़ते थे उन बातों को याद करो और आपका एस्टेट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ऐसी मैंने आपको प्रेरणा दी तो आपका व्यवहार कौन सा हो जाएगा? अभिप्रेरित। जब चिंताएं और तनाव ज्यादा थी तब किसी ने अच्छी तरह से समझा दिया तो हमारी आवश्यकताएं, चिंताएं और तनाव कम होंगी कि ज्यादा? कम। शाबाश। उसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा आवश्यकताओं में, यहां पर क्या आ जाएगा? आवश्यकताओं में कमी। अब देखिए आगे इससे अगला स्टेप, जब आवश्यकताओं में कमी हो जाएगी, व्यवहार अभिप्रेरित हो जाएगा, तो हम किसको अचीव कर लेंगे? हमारे लक्ष्य को। हमारा लक्ष्य क्या है? एस्टेट को पास करना। अब देखिए जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में एक अवस्था आती है बीच का समय जिसको आप बोलते हैं आरामदायक अवस्था। आरामदायक अवस्था का मतलब क्या हुआ? यहां पर हमने जो हमारा जो टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया, उसके बाद में थोड़ा सा अपन सांस लियागा, 2 पांच चढ़ागे, 3 पांच चढ़ागे, फिर बरोटिया बांधना पहले कर चाह पी करा नहीं, वह कौन सी अवस्था है? आरामदायक अवस्था। उसके बाद में क्या करेंगे? आरामदायक अवस्था के बाद में फिर कोई और गोचो तोड़ दे गलड़ी स्क्रीनिंग और वो, जब स्क्रीनिंग और हो फिर एक और क्या हो जाएगी? अपनी आवश्यकता। फिर हमने
इसी चक्कर से चलते जाना है। फिर किसी ने कह दिया इंटरव्यू होगा, फिर हमें इसी चक्कर से चल के जाना है। केवल नौकरी प्राप्त करना को नहीं, 700 गुणों ही जानना है, कोई और गुणों ही अड़ंगो है। मतलब दैनिक जीवन में भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम पूरा करने के लिए इन्हीं परिस्थितियों से बार बार क्या करते हैं, गुजरते हैं। इसी चक्कर को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा चक्कर। सीधी सी बात, कोई भी चिंपैंजी है, कोई भी बंदर है, कोई लंगूर है, कोई ऊंदर है, कोई चुस्सो है, वो जद खेल दिखाओ जद बिन की है आवश्यकता। और आवश्यकता का जो चक्कर है उसको हम कौन सा चक्कर बोलते हैं, अभी। वर्तमान में उदाहरण देख लो भाई, जैसे हाँ जी रेस्ट, यहां अब मान लो यहां दिन का उदाहरण देऊं, दिन का खोली को दूध काटा, जब पाडियो जो को रात में चुंगड़ो है बिंग लात मार बोकरो चे वो हल ही कोनी, भी सांकल काट दो चकी काट दो बिन गरियों काट दे वो खड़ी कोनी है। अरे जो को रात को चुंगड़ो ने वो सांकल कौन काटने दे कदे पग पर कूदा कदे अपन ऊपर चढ़ जाओ, वो खेल क्या में दिखावा है, बिन की है आवश्यकता। रात को तुड़ा के चुंगड़ो है बिन आवश्यकता, बिंगन कोई डिजाइन नहीं है, कोई खेल नहीं है, तो किसके ऊपर निर्भर किया उसने, आवश्यकता के ऊपर। अब चलते हैं हम सिद्धांत की ओर, आवे नहीं ठाट है। अब देखो अगला जो वही बातें जिनका हमें इंतजार था, अधिगम के सिद्धांत। 1 घंटे की क्लास है भाई। अधिगम के सिद्धांत जब हम करेंगे तो 2-3 बातों का हम बार बार प्रयोग करते हैं, यानी सिद्धांतों की शब्दावली बोलते हैं उसको। उसके अंदर शब्दावली में पहला शब्द आएगा आपका उद्दीपक। आप आगे चलते हो रवि सर, क्या उस करो ना, ये आया थे। हाँ जी, उद्दीपक। उद्दीपक कौन होता है, प्रभावित करने वाला, जो हमें प्रभावित करेगा, जो चिंपैंजी को प्रभावित करेगा, जो चूहे को प्रभावित करेगा, या जो कुत्ते को प्रभावित करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उद्दीपक। उसके बाद में आता है उद्दीप्य, जो प्रभावित होता है, जो प्रभावित होता है। और तीसरा होता है उद्दीपन परिणाम। भाई परिणाम ऊपर लिखने करा होगी, सही है सर। जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या होगा, आपका उद्दीपन, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम। तो इन शब्दावली का बार बार मैं प्रयोग करूंगा, इसी शब्दावली के अनुसार आगे जो सारे सिद्धांत हैं वो हम करते जाएंगे। आज ईवीएस की क्लास भी होगी भाई, और मैथ की भी होगी, और एक 9 से रात को 10 बजे तक साइको की क्लास और होगी, 9 से 10। है आप बताए करा कौन देखा है, ईश्वर छोड़िए कूट पर कौन देखा है बताओ। हाँ जी, अब कर रहे हैं हम अधिगम के सिद्धांत। पहला, प्रयास एवं भूल, और भूल को बोलते हैं त्रुटि का सिद्धांत। हाँ जी, सोनू बुलानिया आपने बोला है। बनाना मतलब भाई बनाना, अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल मस्त है, अड़ंगो सारो ही मस्त है, देखो सही। प्रयास एवं भूल या त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि इन सिद्धांतों के अंदर उस कहानी का कोई महत्व नहीं है। कई बार जो क्या है कि हम कहानियों में फंस जाते हैं, यानी चूसा ऊंदरा, उसको क्या दिखाया, उसने क्या किया, उन चीजों का यहां पर कोई महत्व नहीं है। यहां पर महत्व 3 चीजों का है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक।
उसके बाद में प्रयोग किस पर किया है? भूखी बिल्ली। अब भूखी मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको अभिप्रेरणा चक्कर करवा दिया। बिल्ली खेल कौन सी दिखाएगी? जो क्या है? भूखी है। उसके बाद में सीखने का आधार, सीखने का आधार क्या है? प्रयास एवं भूल। देखिए, प्रयास का मतलब बार बार कोशिश करते रहना, और भूल का मतलब क्या है? गलतियां करना। उन गलतियों को करते हुए जब हम प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो हम क्या है? आखिर में जाकर के सफलता को क्या कर लेते हैं? प्राप्त। इस सिद्धांत के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा कि हमें गलतियों का स्वागत करना चाहिए। स्वागत यहाँ को नहीं भी 8 बार स्टेट दे दियो फैल है वो स्वागत है। स्वागत को मतलब वो को नहीं कि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं, ऐसा स्वागत करें और प्रयास करते रहें ताकि हम क्या अधिगम या किसको प्राप्त करें? हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। सीखने का आधार प्रयास एवं भूल। प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। और कौन है? थॉर्नडाइक। जितने भी हम सिद्धांत करेंगे अब उनकी मैं कहानी बताता हूं। देखिए कहानी का यहां पर क्या महत्व है। आपको जब मैं ये सिद्धांत करवा रहा हूं तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभिप्रेरणा चक्कर करवाया है, उसको ध्यान में रखें। अभिप्रेरणा चक्कर देखिए किस प्रकार यहां पर सही साबित होता है। अब देखिए यहां पर ये बिल्ली है, इसी बनानी यहां भी आप ऊंच, ये जो है बिल्ली के लिए उद्दीपक दूध हो सकता है जो भी। अब बिल्ली को दूध दिखाना है, दूध उद्दीपक का काम करेगा, बिल्ली उद्दीपक का काम करेगी, और जो परिणाम निकलेगा वो किसका काम करेगा? उद्दीपन का। इस पिंजरे के अंदर इस प्रकार का एक लीवर बना हुआ है, और लीवर ऐसा कि उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां का जो दरवाजा है वो खुल जाता है। लीवर प्रेस होगा वैसे ही दरवाजा क्या हो जाएगा? आपका खुल जाएगा। तो देखिए यहां पर दरवाजा खुलना, लीवर का प्रेस होना, ये जो सारी कहानी है हम करेंगे किसके द्वारा? अभिप्रेरणा चक्कर के द्वारा। अब देखिए बिल्ली को यहां पर दूध दिखाया गया, बिल्ली ने उछल कूद शुरू करी। बिल्ली क्या है भाई? भूखी। बिल्ली को जैसे ही दूध दिखाई दिया उसने उछल कूद शुरू की। अब देखिए हम यहां आते हैं प्रयास एवं भूल। लोगों पिंजरो बिल्ली इन्हें कूदती फिर है, वो क्या है? प्रयास है। अरे इन्हें सिर बिड़ा बचीड़ लगा, वो क्या है? भूल है। फिर इन्हें प्रयास करें, फिर सिर बिड़ा घूमड़ो उठ जा, वो क्या है? भूल है। लेकिन अंत में क्या हुआ? अब देखिए यहां दूध दिखाई दिया, बिल्ली को क्या हुई? आवश्यकता। आवश्यकता होते ही चिंताएं और तनाव, चिंताएं और तनाव सारे पिंजरा में फिर है, वो चिंता और की है भाई? तनाव। उसके बाद में कैसे इधर उधर घूमते घूमते ये लीवर उसके पांव से प्रेस हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। अब देखिए दरवाजा खुलना उसके लिए अभिप्रेरित व्यवहार का काम करेगा। तो इन्हें सिर सर तो मारा बना, अंत में तो यहाँ इसे हो भी यहाँ दूध पी गए। अब थॉर्नडाइक ने जी सोरो तो पेपर दिया हुआ वो है, अरनीस जी सोरो गदी गदी कर को नहीं होगा बुखार, देख लियो। अब देखो यहां जो है आवश्यकताओं में कमी हो जाएगी। एक बार दरवाजा खुल गया यानी व्यवहार कौन सा हो गया हमारा? अभिप्रेरित। अब अभिप्रेरित व्यवहार हो गया, उसके बाद में मैंने अगला कदम बताया था आवश्यकताओं में कमी। जब यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी तो बिल्ली ही एरिया में कौन फिर है? अठा ये सिर मारती फिरी दान दान रमाण तो यहाँ उथल दड़ा तो अठैसी हुई, वो इतो एरिया बात छोड़ देगी। तो इतना एरिया इसने इतना जो एरिया था उसको छोड़ दिया था। आवश्यकताओं में कमी है, वृद्धि कमी। अभिप्रेरणा चक्कर चल रहा है ना। फिर वह इतनी सिर मारेगी, चीड़ खागी, फिर वो बटन दब जाएगा। तीसरी बारी वह जम्मा ही थोड़ा सा एरिया में चीड़ खागी, और चौथी बारी वह सीधो के दबाओगी। जब दूध को देखते ही उसने लीवर को प्रेस कर दिया तो थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत क्या हो गया? सफल हो गया। यानी जो हमारा प्रयास है और जो हमारी गलतियां हैं वो किसको? लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर करती हैं। किसका सिद्धांत? थॉर्नडाइक का। अब देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो मुख्य बातें हैं
थार्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं। एक तो है प्रमुख नियम भाई, और दूसरे कौन से हैं? गौण नियम। प्रमुख नियम के बारे में कई बार पूछा गया है। गौण नियम की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 5। और प्रमुख नियम कितने हैं? 3। वो मैं आपको उदाहरण सहित समझा रहा हूं भाई, भूलना नहीं, कभी भी नहीं भूलना। अच्छे टीचर बन जाओगे तभी भी इन्हीं सिद्धांतों का क्लास में प्रयोग करोगे, ताकि जगह टाबर है वह आशीष देगा भाई कि मास्टर ने ज्ञान तो यही तो कौन सरकार का रोट तोड़ा है। तो ये जो सिद्धांत है वो हमेशा आपको काम में आएंगे। आगे देखिए, फिर खराब हो जाएगा। थार्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम। अब प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? 3 बताए हैं भाई, मैंने बताए कितने नियम हैं? 3। यानी ये 3 स्थितियां ऐसी होंगी जिनके द्वारा किसी भी चीज को हमें जल्दी सीखते हैं। कलर की वेटिंग लिस्ट कब आएगी? इतो ही बेरोवार तो कलर का लागा ना ठेके करा। हाँ जी, अब देखो, देखिए भाई यहां एस्टेट की, हाँ सुशील कुमार आगे ओके, यहां ध्यान करो ताकि कुछ काम आए। लिस्ट क्लास तो आप ही आ जाओगी गुरु जी, तो लिस्ट आओगे नहीं, सारा देखेगा। सीखने के प्रमुख नियम कितने हैं भाई? 3 कौन कौन से? पहला नियम तत्परता का नियम। तत्परता किसको बोलते हैं? तैयार रहना भाई। उन चीजों को हम जल्दी सीखते हैं जिसके लिए हम क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। तैयार रहने का उदाहरण देखिए, अर्थशास्त्रियों ने भी बताया। मान लो थे कोई बाजारों भूख लो खरीद के लाओ, अब भी खातर भी अर्थशास्त्रियों ने इसी नियम का प्रयोग किया है। कैसे? आपको कोई भी चीज जो है वो खरीदनी है, तो खरीदने के लिए अर्थशास्त्र बोलता है कि 4 चीजें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? इच्छा, आवश्यकता, योग्यता और तत्परता। अब इसी तत्परता का यही वो महत्व है जो मैं इस सिद्धांत के अंदर करवा रहा हूं। खरीदने जी करे भाई, अरबी चीज की अपन की है आवश्यकता है। अब गर्मियों में रिजाई खरीदने जी करे तो आवश्यकता को नहीं। यहां योग्यता का मतलब क्या है कि हमारी जेब में खरीदने के लिए क्या है? पैसा है। बिल्कुल राइट, अपा राइट ही वहां। अब देखो उसके बाद में क्या है? तत्परता। उसी समय जब तीनों चीजें मैच कर रही हैं, हम उसको खरीदने के लिए क्या है? तैयार हैं। अब जब बिल्ली दूध दिखाता ही रोने मचाओ तो दूध कोई और पीजिए को, उसके लिए उस दूध का कोई महत्व नहीं रहेगा। यही यहां पर थार्नडाइक बोलता है कि अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस चीज को हम कभी भी सीख नहीं सकते। अधिगम के लिए पहला जो किस चीज का होना जरूरी है? तत्परता का। किसी भी चीज के लिए हम तैयार रहेंगे उस चीज को हम जल्दी सीख सकते हैं। दूसरा, अभ्यास का नियम। देखिए ये नियम जो है आजकल सभी पर लागू होता है। आप चाहे वो एकेडमी में पढ़ने जाओ या आप जो है यूट्यूब से पढ़ो, आप बार बार यही कमेंट करते हो कि सर ट्रिक बताओ। तो जो वो ट्रिक बताए जाते हैं वो आपका पूरे जीवन पर्यंत साथ नहीं देते। वो 1 दिन काम आ सकते हैं, 2 दिन काम आ सकते हैं, लेकिन जिसका आपने क्या किया है? अभ्यास किया है, वो परिवर्तन पूरी लाइफ आपका क्या देते हैं? साथ देते हैं। नक्कल मार के पेपर करिया या 12 आगे कोई पूछ लिया तो मुंह फूंक सो करांगा। अरे जो आपकी मनमर्जी सोच के पेपर करके आए तो बोचे अपन रात ने चूंटी बोर्ड के पूछ लियो बा चीज आप बता देंगे। जबकि यानी जो चीज हमने किससे सीखी है भाई? अभ्यास से सीखी है, वो चीजें जो है हम उनके अंदर जल्दी निपुण होते चले जाते हैं। तीसरा, संतोष या प्रभाव का नियम।
संतोष या प्रभाव का नियम, ये क्या है? संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब हेलो, संतोष का नियम, संतोष का नियम यानी उन कामों को हम जल्दी सीखते हैं या वो परिवर्तन जल्दी ग्रहण करते हैं जिनको करने में हमें मजा आता है। भाई मजा आने का मतलब क्या है भाई? अब देखो साइकिल चलाना, आजकल तो यहां साइकिल का 2 टायर सा आ गया, आप ही सीख जाए टब्बर। अब वहां जो मेरे सहयोग मतलब समकक्ष हैं वो सोच के देखो हमने साइकिल कैसे सीखी है भाई। अब कैंची चलाना था कि नहीं, साइकिल देखा जो दूसरों देख ले तो बोल स्प्रे पी के मर जाएगा, सारी जिंदगी को भारी पर आ रही है। अठे डंडो पोले गो गोडा फुटेड़ा पजामो पटेड़ो और फेर भी बटा हुआ जन तो भी लेके बाज जन तो क्यों? क्योंकि उसको करने में, उसको सीखने में उसे मजा आता है। तो जिन कामों को करने में हमें संतोष या मजा आता है उन कामों को हम जल्दी सीखते हैं, कर लेते हैं। नहीं मजा तो कर लेते हैं पर सीखते हैं सर। हाँ, जिन कामों में हमें मजा आता है वो हम 1 मिनट में सीख जाते हैं, ये सीख जाते हैं। शायद कई काम ऐसे भी हैं जिनका हमने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया फिर भी हम सीख जाते हैं क्योंकि उससे हमें संतोष मिलता है। आज जी आगे तो ये सिद्धांत मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो है वो इसको सीख गए होंगे। आगे ढूंढ जाएगा भाई। ये मेरे ख्याल में भाई सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, खूब फायदेमंद आपके लिए, खूब ही फायदेमंद है। ये बेल वो बेल है। तो आज का जो पहला सिद्धांत है मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को समझ में आया है और सारे मेरे अध्यापक सब बच्चों का भी निकल जाता है, स्कूल में पढ़ाते हैं आज तो। हाँ जी, अगला सिद्धांत सुना भी होगा आपने। 1-2 बातें जो है वो इसी सिद्धांत के समकक्ष है, उनको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। वो जो सिद्धांत है वो कौन से हैं? दूसरे नंबर पर है पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत। किसने दिया? CS हल ने। अब देखो यहां पर वही बातें हैं, सीखने का आधार क्या है? आवश्यकता पूर्ति। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं और अंत में हम सफल हो जाते हैं। सीखने का आधार आवश्यकता पूर्ति, और प्रयोग के अंदर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आया जी, यहां पर आएगा पशु पर। तो यहां पर क्या था कि CS हल ने सिद्धांत दिया, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पिंजरे में शेर या किसी पशु को डाला जाता है, कोई उद्दीपक दिखाया जाता है। उसी प्रकार जैसे उस बिल्ली ने किया था इसी प्रकार यहां पर यह भी कर रहा है और जो अंत में अपने उसके अंदर सफल हो जाता है। आगे देखिए, एक अहम बात ये तो लिखा है भाई CS हल, और एक इसके समकक्ष नाम आता है हिलगार्ड। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर CS हल ने लिखी है, किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। और समकक्ष नाम इसलिए बता रहा हूं, एसेट में कई बार पूछा जाता है। और हिलगार्ड भी एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत, वो भी किसने लिखे हैं? हिलगार्ड ने। छोटी सी एक सूचना। आगे भाई बिहेवियर थ्योरी ऑफ लर्निंग। हाँ जी, अगला सिद्धांत
अगला सिद्धांत कौन सा? आपको तो बहुत बार सिखाया मैंने। अगला सिद्धांत संबंध। अगला जो सिद्धांत है इसका नाम है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव। सुना भी होगा, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अवरोध के लिए क्षमा चाहूंगा भाई, एक मिनट। मोहन सर, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। गिल्ला कपड़ा मार दिया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव। ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया? पावलोव ने। याद करवा रहा हूं कि जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो पावलोव ने एक परिभाषा भी दी है किसके लिए। ज्यादा गिल्ला लगा दिया, कोई नहीं, सूख गयो। वही है कदे कदे। पावलोव ने सिद्धांत दिया कौन सा? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। किसने दिया? पावलोव ने। अब यहां पर देखिए वही तीन बातें लिखेंगे। प्रयोग किसके ऊपर किया है? कुत्ते पर। सीखने का आधार, सीखने का आधार क्या है? कृत्रिम क्रिया का प्राकृतिक क्रिया द्वारा जवाब या उत्तर। हाँ जी, अनुकूल। और एक चीज और भी बताता हूं कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई दैनिक जीवन का उदाहरण दे दिया जाता है कि ये कौन से सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अब यहां क्या बाहर से पूछ लो, ये जो है कोई भी ऐसी बात दे दी जाएगी कि ये कौन से सिद्धांत की ओर संकेत करता है। जैसे हमने पहले कौन सा सिद्धांत किया था? प्रयास एवं भूल का। तो बहुत सारी दैनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको कर करके हम जो है आगे सीखते चले जाते हैं। यहां पर भी वही बात है कि कोई पूछ लेगा कि संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है उसका दैनिक जीवन में उदाहरण बताओ। तो उसके लिए मैंने एक उदाहरण मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो है गुब्बारा फुलाना। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता दूंगा मजो खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं ऊपर इसको सिखा दूंगा तो अपने आप यहां पर अंदाजा लगा लोगे कि भी हाँ ये बात सही है। अब देखिए यहां जो है, यहां ऊपर मैंने लिखा हुआ है संबंध है प्रतिक्रिया का। कौन कौन सी क्रिया का संबंध है यहां पर? कृत्रिम का और प्राकृतिक का। जब कोई भी हम कृत्रिम क्रिया करते हैं उसका प्राकृतिक क्रिया हमें क्या दे देती है? जवाब दे देती है। तो ये सिद्धांत क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। यहां देखिए दोस्तों, एक तो घंटी का प्रयोग किया और खाने का प्रयोग किया है, तो दो उद्दीपक हो गए, घंटी और खाना। कुत्ते के मुंह में इस प्रकार का यंत्र लगाया गया जो ये दर्शाए कि कुत्ते के मुंह में क्या आ गई है? लार। अब देखिए वो मैथ दिमाग चाट गयो। विनोद कुमार आप ना, मैं कोई चलो। अब देखिए अब तो दिमाग सही हो रहा है, विनोद कुमार है। अब कौन ही अगली क्लास लगा ली मैथ की। अब देखो
यहां जो है दो चीजें भाई उद्दीपक के रूप में, कौन कौन सी? एक क्या है घंटी और एक क्या है खाना। दो चीजों का यहां पर किसके रूप में प्रयोग किया गया है? उद्दीपक के रूप में। तो उद्दीपक के रूप में घंटी और खाने का प्रयोग किया गया है और कुत्ते के मुंह में लार आना। अब देखिए घंटी बजाई, खाना रखा और कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार। अब पेवलोव ने क्या किया कि कुत्ते को सबसे पहले घंटी बजाई गई, उसके सामने घंटी बजाते ही क्या रख दिया? खाना। अब घंटी बजाना और खाना रखना कौन सी क्रिया है कि हमने करी है? अरे कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी क्रिया है? प्राकृतिक। कोई लार आने का अपने बटन को नहीं लार आ गई, ऐसा नहीं होता। लार जो है वो नेचुरल होती है। यहाँ चौक सारी भूख लागेड़ी है, मैरिज प्लेस अगर टप्पा जदे मुंह में आप ही लार आ जाए, भाई तो आपकी रोटी पूर्ण लाग रही, लेकिन हमारे मुंह में जो लार आई है वो कौन सी क्रिया है? प्राकृतिक क्रिया है। तो जब कुत्ते को बार बार घंटी बजाया, खाना रखा, कुत्ते के मुंह में क्या आ रही थी? लार। एक दिन क्या हुआ कि केवल क्या बजाई? घंटी, और उसके मुंह में क्या आ गई? लार। क्योंकि उसका जो संबंध है घंटी के साथ कुत्ते का संबंध यह हुआ कि जैसे ही घंटी बजेगी तेरे को क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो उस दिन खाना नहीं रखा गया, केवल क्या बजाई गई? घंटी, और कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार। तो घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार आना वो कौन सी क्रिया है? कृत्रिम से प्राकृतिक। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण है। अब यह मैं 98 लाग जाऊं कुचरने और कई का बस करो मास्टर जी बस करो, किरकिर हो दांतांग में, मैं तो कृत्रिम क्रिया करने लाग रही हूं, थारा और उथल दड़ा हो रही है, तो वह कौन सी क्रिया है? प्राकृतिक क्रिया। मैंने यहां पर लिखा गुब्बारा फुलाना। बचपन में हमने कभी गुब्बारा फुलाया होगा, उसके अंदर हमने क्या है कि वो गुब्बारा फूलते फूलते उसके अंदर ज्यादा हवा होगी तो वो टूट गया होगा। आज आपने आगे कोई टावर गुब्बारा फुला, आज आप बस 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 घनी होगी, बिन फूक कौन मारन दिया, ये भी हवा कौन भरन दिया, क्योंकि वो बातें हमें याद आ रही है, नेचुरलिटी है, वो दिमाग से अंदर ऐसे आ रहा है भी ये टूट जाएगा। और कोई केसरिया बालम नाटक चल है, लुगावड़ा आगे बैठे बैठे रो बो करे, नाटक चल है, वह कौन सी क्रिया? अरबे बैठी रो है बा प्राकृतिक क्रिया। बस अड्डा पर कोई खड़ी आपका टाबर ने लिया डीजे री बात टपी, यार तेरा चेतक पर चल रहा यहाँ पग मारन लाग गई। जो गाड़ी का टपना है वो क्या है? कृत्रिम। अरबी पग नाचे आप वो प्राकृतिक। तो जहां कृत्रिम क्रिया का जवाब प्राकृतिक क्रिया दे देती है तो किसका सिद्धांत? पेवलोव का सिद्धांत सफल है, हो जाता है। समझ गए भाई? आगे ना मौसम में धुंध आईडी वच कभी गोड़ साफ नहीं होता। आगे देखिए अगला सिद्धांत, कोई स्किनर का चूहे पर वह ऐसा ही, कोई ज्यादा नहीं है। मुख्य सिद्धांत एक है, दोनों पे अनुभव, सूझबूझ या कौन सा? अंतर्दृष्टि का। गेल्टास्टवादियों का भी, प्रत्यक्षवादियों का, जिसके अंदर आपका कोफका, कोहेलर। अब देखो जैसे मैंने यहां पर कोयलर लिखा तो कोई बात दिमाग में और याद आई? कोयलर, कोई बात याद आई है? नहीं आई तो ठीक है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मैंने आपको कोहेलबर्ग का कौन सा सिद्धांत कराया है? नैतिक विकास का, वो अलग और ये अलग। उसके बाद में वर्दीमर, इनको गेल्टास्टवादी बोलते हैं, जो प्रत्यक्षीकरण के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया अनुभव, सूझबूझ या अंतर्दृष्टि। इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया है? चिंपैंजी। उड़ा दो कबूतर, कितनी बार कह दिया चिंपैंजी। अब देखो मनोविज्ञान में दो ऐसे जानवर हैं जिनके नाम हैं भाई। चिंपैंजी का तो नाम है, आया हुआ है पीआरटी में, सुल्ताना स्त्रीलिंग। अगर एक बंदर भी है, उनका नाम है अल्बर्ट। ये दो
जानवर है जिनका मनोविज्ञान में काल्पनिक नाम रखा गया है। तो चिंपैंजी कौन सी थी जिसका क्या नाम था भाई? सुल्ताना। सीखने का आधार, सीखने का आधार ऊपर लिखा है मैंने, अनुभव, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि। इसके द्वारा हम क्या कर जाते हैं? सीख जाते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण, दैनिक जीवन में उदाहरण, एक छोटा सा बच्चा मां की अनुपस्थिति में ऊपर से रसोई घर से चीज उतारने के लिए विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रयोग करता है और वो ऊपर चढ़ जाता है। अब देखिए यहां पर वो बातें सारी नॉर्मल है, एक अजीब बात है, वो आप बताएंगे मेरे को कि यहां जो है इसका प्रयोग क्यों किया गया। आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हमारी जो जहां से हमारा जो उद्गम हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमिनाइड है, होमिनिड है, वो हमारी प्रजातियां जिनसे आगे चल करके हम पहले पूंछ खत्म हुई, फिर बाल खत्म हुए, फिर ऐसे करके मतलब हमने विकास किया। तो हम पहले क्या हुआ करते थे? चिंपैंजी हुआ करते थे। अच्छा, देखो हमारे जो भाभी अध्यापक है ना, वो निष्कर्ष पर जल्दी चले जाते हैं, हम चिंपैंजी हुआ करते थे। आप तो कोई चिंपैंजो होता, अल्बर्ट होता जी, चिंपैंजी लुगाई होती कोई है, वो थोड़ा ध्यान करो। तो यहाँ जो है हम चिंपैंजी नहीं हुआ करते थे भाई। मैंने जब ये क्लास शुरू करी थी तो मैंने एक चीज लिखी थी, कौन कौन सी? देखिए, एक तो था मन, एक क्या था? चित्त, एक था बुद्धि और एक था अहंकार। ये चार चीजें हमने क्लास स्टार्ट की थी मैंने, अभी मैं इनको लिखा रहने देता हूं, आप सोचो मैं किस लिए लिख रहा हूं। यहां पर क्या हुआ कि चिंपैंजी को केले के गुच्छे दिखाए, ऊपर केले के गुच्छे टंगे हुए हैं और जो चिंपैंजी को भूख लगी है तो उन केले के गुच्छों को चिंपैंजी को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो वो क्या करेगी? इधर उधर, देखिए लिखा हुआ है कि जब सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं तो एक परिस्थिति या एक मौका ऐसा आता है जो हमें अवगत कराता है कि इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए। वो हमारा अनुभव होता है, वो हमारी अंतर्दृष्टि होती है, वो हमारी क्या होती है? सूझबूझ। तो यहां क्या हुआ कि देखिए, यहां देखिए क्या हुआ कि चिंपैंजी को उन अंगूर के गुच्छों को, उदीपक एवं अंगूर के गुच्छे भी हो सकते हैं, केले के गुच्छे हो सकते हैं, इनसे हमारा कोई तात्पर्य नहीं। तो यहां देखिए क्या हुआ कि उनको प्राप्त करने के लिए चिंपैंजी जो है व्यर्थ की पड़ी चीजों का सहारा लेती है। जैसे एक ड्रम पड़ा है, एक स्टिक पड़ी है, ड्रम के ऊपर चढ़ करके केले के गुच्छों को वो क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। तो यहां देखिए केले के गुच्छे को प्राप्त करना, उन व्यर्थ की चीजों का प्रयोग करना, उनको या तो प्रत्यक्ष करने वाले कर सकते हैं, गेल्टास्टवादी कर सकते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ये चार चीजें पाई जाती हो। कौन कौन सी? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मैं बात कर रहा था ये चारों चीजें मनुष्य में पाई जाती हैं, इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से क्या होता है? अलग होता है। वो क्या कर सकता है? भेद कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। तो देखिए चिंपैंजी, लंगूर, बंदर, इनके बारे में हमें पता है कि पहले इसी श्रेणी में हम हुआ करते थे। अब बैठे संतरा को गुच्छो टांग दो, से बिदाम को टांग दो और भैंस ने बिठा दियो बैठे, बाजे भी ड्राम पर चढ़ गिर बा तोड़ जावे थे, उसके अंदर वो है ही नहीं। वो किससे सीखती हैं? मूल प्रवृत्तियों से और अनुसरण द्वारा। उनके अंदर ऐसी सेंस नहीं है कि ड्राम पर तू चढ़ जाएगी, उतनी ऊंची हो जाएगी। और बाकी है कौवे के ऊपर एक आपने कहानी सुनी होगी, जहां चाहा वहां राह। वो स्टोन, पत्थर डालना, वो एक काल्पनिक है क्योंकि कौवे के अंदर इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती, लेकिन वो हमें मोरल यानी शिक्षा देने के लिए किया गया है कि हम जो है अगर चाहें तो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। किसका सिद्धांत? अनुभव, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, कोफका, कोयलर और वर्ती। समझ में आया भाई? मोहन सर दे जाना सर थोड़ी देर में। उसके बाद में देखिए अगला जो सिद्धांत है,
थोड़ी देर में दे देना, आधार से ही चलोगे वो मैं चला ली हूँ सर, कौन को लेता हूँ। सामाजिक अधिगम या मॉडलिंग का सिद्धांत को चलो असगी चाल और आपकी चाल भूल क्यों। यहां पर लिखा हुआ है सामाजिक अधिगम, हम कहां से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। यहां लिखा हुआ है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है? किसी को देख करके उसका जो है मतलब नकल करना, वो भी क्या होती है? मॉडलिंग। अब देखिए यहां जो है ये जो सिद्धांत है उसके अंदर मॉडलिंग कैसे है वो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए भाई, अल्बर्ट कौन था सर जी? अल्बर्ट कौन था? ओ अल्बर्ट तो बंदर, और एक अल्बर्ट बेंडूरा के लिए भी अल्बर्ट का अभी जो मैं सिद्धांत करवा रहा हूं। अब देखो यहां सीखने का जो आधार है, सबसे पहले प्रयोग किसके ऊपर किया है? बोबो डोल। अब मैंने 7 साल हो गया साइको क्रांतन, मैंने बेरो को नहीं बोबो डोल किया है, फिर बताने सिखा दी हूं। बोबो डोल है, टेडी बियर मान लेते हैं हमें, जिसके आगे आई लव यू लिखा होता है लाल अक्षरों में, है ना रवि सर? वो है हाँ बेस्ट फ्रेंड, हाँ अभी तक वही लिखा है अपने। तो यहां देखिए किसके ऊपर किया? बोबो डोल पर। सीखने का आधार समाज भाई, या सामाजिक अधिगम। दैनिक जीवन में इसका क्या उदाहरण हो सकता है वो हम बाद में बात करेंगे। और इसके जन्मदाता कौन है? अल्बर्ट बेंडूरा। अब देखिए हम समाज से किस प्रकार सीखते हैं भाई, वो चीजें ये सिद्धांत प्रतिपादित करेगा कि समाज जो है हमें किस प्रकार से सिखाता है। बोबोडोल टेडी बियर, यहां पर प्रयोग उद्दीपक के रूप में एक तो बोबोडोल का प्रयोग किया गया है और एक प्रयोग किया गया है फिल्म का। बेंडूरा जो है अपने विद्यार्थियों के ऊपर यह परीक्षण लागू करने के लिए या परिणाम प्राप्त करने के लिए एक काल्पनिक कोई भी मतलब एक ऐसी मूवी का यानी फिल्म का सहारा लेता है। तो अपने बच्चों को वो एक फिल्म दिखाता है 5 मिनट की। उस फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं भाई, और उन खिलौनों के अंदर 2-3 खिलौने ऐसे हैं, कौन से? बोबोडोल। अब उस फिल्म में अब देखिए मैं बता रहा हूं बेंडूरा जो है अपने विद्यार्थियों को फिल्म दिखा रहा है, उसके अंदर क्या दिखा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उस विद्यार्थियों को दिखाया गया कि उसके अंदर बहुत सारे खिलौने कमरे के अंदर, और खिलौनों के अंदर एक खिलौना कौन सा है? बोबोडोल। तो उस फिल्म में कुछ बच्चों को उस कमरे में खेलने के लिए छोड़ा जाता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं? उन खिलौनों के साथ खेलते हैं, और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो इन बोबोडोल के साथ खेलते हैं और बोबोडोल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। वो मनास टिकाड़ लिया, लोगोड़ काट लिया, वो दांत साफ करनी, कोई दांत साफ करने लग जाए, मैं बोबोडोल को बेडोल कर दिया। ये फिल्म यहां पर क्या होगी? खत्म होगी। फिल्म में क्या दिखाया, किसको दिखाया, वो बात एक बार बैक करके देख लो चाहे या सोच लो मैंने क्या कहा। अब देखो बेंडूरा जो है अब इस फिल्म का जो फायदा लेने के लिए इस फिल्म से हमने क्या सीखा? एक परिस्थिति और मत दिखाता है। अब वो अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 3 ग्रुपों में बांट देता है, ए, बी और सी। देखिए मनोविज्ञान में अगर ऐसे प्रश्न आ जाता है कि बेंडूरा ने परीक्षण को प्रतिपादित करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कितने ग्रुपों में बांटा, तो उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन बेंडूरा ने जिक्र कितने ग्रुपों का किया? केवल 2 का। परीक्षण करने के लिए ग्रुप कितने बांटे? 3, लेकिन जिक्र कितने का किया? 2 का। यह बात भी ध्यान में रखना। अब 3 ग्रुपों में बांट दिया और 2 ग्रुपों के ऊपर वो परीक्षण कराता है। अब पहले एक ग्रुप वाले बच्चों को, चाहे उसमें 15 थे 20 थे, एक फिल्म और दिखाई। बी फिल्म में क्या दिखायो कि जक्कर टाबर बोबोडोल ने तोड़ी बिन स्टेज पर बुलायो।
बिग माड़ा गाली मादलियो गालियो ताली बजाई अच्छो मतलब सम्मान दियो बिन चॉकलेट दी बिस्कुट दिया। ऐसी कौन सी ग्रुप को दिखाई? ए ग्रुप को। ठीक है, फिर किसका नंबर आया? उनको फिल्म में क्या दिखाया कि जिन बच्चों ने बोबोडोल को नुकसान पहुंचाया था उनको तोड़ा जाता है भाई बांग डुकर मसाज खूब मान ले बांगी सुवार चौखी करे यहाँ चचा के दोनों कंप्लीट हो गया भाई। अब बात आती है बेंडूरा का परिणाम पर भी। मेरे इस अधिगम से या समाज जो मैंने फिल्म दिखाई है या जो मैंने ड्रामा रचा है उससे बच्चों ने क्या सीखा। अब वैसा ही वो एक कमरा तैयार करता है अपने स्कूल के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे क्या पड़े हैं? खिलौने। ठीक है, अब बहुत सारे खिलौने पड़े हैं और उन्हीं में एक खिलौना कौन सा है? बोबोडोल लियो, कालती बोबोडोल है, ले लिया और खिलौना है। ठीक है रवि सर, कोई भूखला है, कोई बहुत सारा खिलौना अलगोच टुंटी। अब देखिए यहां क्या है, अब बेंडूरा जो है अपने उसकी बारी आती है भी मैं मेरा सिद्धांत है उसको मैं सफल बनाऊं। पहले वो ए ग्रुप वालों को बुलाता है। ए ग्रुप वालों को क्या दिखाया था आप याद करो भी, जिन्होंने बोबोडोल को तोड़ा था उनको सम्मानित किया। अब ए ग्रुप पर जो बढ़ेगा कमरे में ढूंढा का बोबोडोल कटा है भी बोबोडोल ने तोड़ागा और अपन के मिलेगा सम्मान। तो बच्चों ने जाते ही बोबोडोल को ढूंढा और सभी ने दो दो चार चार बच्चों ने एक एक बोबोडोल के लगे उनको तोड़ना मरोड़ना शुरू। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह सीखा कि समाज में इस प्रकार के कार्य करने से हमें सम्मान मिलता है, तो इसीलिए वो अंदर जाकर के बोबोडोल को तोड़ने लग जाते हैं। हुई कहानी खत्म। यहां पर बेंडूरा सफल। अब किसका नंबर आया? बी ग्रुप वालों का। बी ग्रुप वालों को जैसे ही दरवाजा खोल के एंट्री दी व्यापार ना कहीं बैठ गया आगे ना जाइए बोबोडोल का हाथ लग जाओ। तो उन्होंने क्या सीखा भाई कि अगर बोबोडोल को तोड़ा या ऐसे काम किए तो समाज में हमें दंड दिया जाता है। हाँ नहीं तो दुख लगेगा। यानी वो यही दरवाजे के ऊपर क्या हो गए? बैठ गए, जिससे क्या हुआ कि हमें यह पता चला कि समाज में जैसी क्रियाएं देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब कैसे भाई? जैसे कोई भी एक छोटा बच्चा है, गुड़िया है, वो अपनी मम्मी के साथ पार्टी में गई है भाई। पार्टी में जा मम्मी जा आजकल सीख जाए था बेरो ही है तो बिंग मम्मी का घना ही देखा यहाँ तो भाई राजी होगी मेरी माँ की तो बड़ी वैल्यू है। फिर माँ घरे आगे बिंग माँ घरे नहीं तो बस शीशा आगे खड़ी हो गए बस सारो डोंगो लगाओगी जो बिंग माँ लगा के गई। उसने कहाँ से सीखा? समाज से सीखा। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं खासकर लड़कियों पर है कि जब वो पहली अवस्था में स्कूल में जाते हैं तो घरे आगे छात पर मैडम बनेगी, यहाँ मेज डाल लेगी, गली का बांध साथ बच्चन बिठा लेगी, डंडो लेगी। वो कहाँ से सीखा? समाज से। तो इसको कौन सा अधिगम बोलते हैं? सामाजिक अधिगम। किसका? बेंडूरा का। अल्बर्ट बेंडूरा किसके ऊपर प्रयोग किया? बोबोडोल। अगला सिद्धांत में नो कोशिश करूंगा। क्लास तो बनी लगेगी जी, 2-3 दिन आपने 2 दिन है, कल दोपहर को पूरी 9 से 10 9 से 10 साइको की क्लास, 9 से 10 9 से 10 8 से 9 मैथ की क्लास, 9 से 10 साइको की क्लास। अध्यापक साथी तैयार रहें। अगला जो सिद्धांत है वो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इब्राहिम मास्लो पूरा नाम है। आवश्यकता है, नीड्स। मास्लो कहते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी हमारे अधिगम का आधार बनती हैं। यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो मास्लो ने अपनी पदानुक्रम का मतलब आवश्यकताएं भी पद के अनुसार हमारी बदलती रहती हैं। तो आवश्यकताएं हमें कैसे सिखाती हैं और वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनका मास्लो ने अपने सिद्धांत में जिक्र
किया है। वो आवश्यकताएं कितनी बताई हैं? 5। हम एक डायग्राम के द्वारा करते हैं। एक, 2, 3, 4 और 5। इब्राहिम मास्लो ने ये 5 आवश्यकताएं कौन सी बताई हैं जो हमारे सीखने का आधार बनती हैं। पहली आवश्यकता, जिसको मूल आवश्यकता का नाम दिया जाता है, एक शिशु, वही अवस्थाएं करेंगे क्योंकि हम बार बार जो है वो अध्ययन कौन से करते हैं। हेलो चरण सिंह जी, राम राम, बहुत लेट आया हो। हेलो भारती। अब देखो, मूल आवश्यकता कौन सी होती है? रवि सर पढ़ लीजिए, हम भारती आती जाती रहेंगे, पढ़ लीजिए आप। मूल आवश्यकता कौन सी आवश्यकता है? मूल आवश्यकता, खाना पीना, भूख और प्यास। देखिए, हमने कहीं पढ़ा है कि अभिप्रेरक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और दूसरे अर्जित। मैं पढ़ा भी दूंगा शायद टाइम मिला तो। जन्मजात अभिप्रेरक वो होते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं, यानी खाना पीना, सोना, निष्कासन करना, वो ऐसी चीजें हैं जो जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, उनके बिना हमारा दैनिक जीवन सफल है नहीं हो सकता। तो अगर इसको कौन से जन्मजात अभिप्रेरक मूल आवश्यकता को कहा जाए तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। खाना पीना सोना, यहां पर देखिए, शिशु को अगर नींद आ रही है तो वो रोना शुरू करेगा। वो किसी भी परिस्थिति को नहीं बांटता कि जो मम्मी है उसको अभी टाइम नहीं है, या जो तेरे लिए जो है किसी के पास टाइम नहीं है, उन चीजों को नहीं देखता। वो सोना है तो उसको सोना है, उसको भूख लगी है उसको खाना है तो खाना है। आप लिखते हैं थोड़ी देर अडिग कौन सका है, क्योंकि ये कौन सी आवश्यकता है? मूल आवश्यकता। मूल का मतलब है ओरिजिनल से लिया जाता है, वास्तविकता से लिया जाता है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो पहली आवश्यकता कौन सी? मूल आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता, सुरक्षा। देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि अवस्थाएं बता दी मैंने, फिर बता रहा हूं, शैशवा, बाल्या और किशोर। शैशवा में बनना है हमें माता पिता, बाल्या में बनना है हमें संरक्षक, और किशोर में बनना है हमें दोस्त। किसका? अपने बच्चे का। यहां हमें संरक्षक बनना है, और संरक्षक का मतलब बच्चा यहां पर क्या चाहता है? सुरक्षा। वो शैशवावस्था से कौन सी अवस्था में आ गया? बाल्यावस्था। आप स्कूल के अंदर दो भाई इकट्ठे पढ़े होंगे, तो जो छोटा भाई है वो दोस्तों के साथ लड़ाई करता है और कहता मैं मेरे भाई ने बुला लूंगा। तो यानी वो अपने बड़े भाई से क्या चाहता है? गली गमा बाटनी गाड़ काट के घरे भाज जाए, वो क्या चाहता है? वहां पर है सुरक्षा, हमारे घरे आगे दिखा। हम बाटनी कह दें कि भाव है, कई बातें कह गए, वो अंदर भाज जाए। मां बाटनी को नहीं आओगी कि अंदर कौन है? माँ और बाप है। सुरक्षा पाने की आवश्यकता कौन सी भाई? दूसरी आवश्यकता। तीसरा देखिए, सदस्य होने व स्नेह पाने की आवश्यकता। वो चाहता है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं, सारे मुझे जाने। स्नेह का मतलब परिवार के सारे जो बड़े हैं वो मुझे क्या प्रदान करें? स्नेह प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें। और सदस्य होने भी, कोई भी गांव में कोई चाचा हो बे तो भीमर का बूंटड़ा लिया होगो, कोई और किंग हो बे भीमर को कोट पैंट लिया होगो। कहने का मतलब इस परिवार से मैं भी क्या रखता हूं? संबंध रखता हूं, और मुझे भी सारे परिवार के क्या प्रदान करें? स्नेह प्रदान करें। आगे, पहचान पाने की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? पहचान। वो ओम प्रकाश का लड़का है, और अब वो चाहता है कि दुनिया ये कहे कि ये प्रदीप के पापा है। मैं अपने बाप के नाम से जाना चाहता था, पहले जाना जाता था समाज में, अब समाज जो है मेरे बाप को मेरे नाम से जाने। वो क्या है? पहचान पाने की आवश्यकता। और लास्ट की आवश्यकता है
आत्म सम्मान, आत्म सिद्धि या प्रसिद्धि, यानी मैं फेमस हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मेरे फॉलो करें, मेरे फॉलोवर इतने हो जाएं, मेरे को सारी दुनिया अपना आदर्श माने, मैं मतलब उस श्रेणी में चला जाऊं। पहले इसके लिए होता था, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, वो आखिरी आवश्यकता थी आत्म सिद्धि। आज की आत्म सिद्धि का मतलब मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, लोग मेरा फॉलो करें। अगर मैं सुबह घर से बाहर भी निकलूं तो हजारों की भीड़ मेरे घर के बाहर होनी चाहिए। नहीं सर, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थीयक, पंचतृतीयक ऐसे कैसे बनेगा? 500 सर नहीं, ऐसे पूछ लेंगे सर, था तीसरी कौन सी है? पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछ लेते थे, पांचवी कौन सी है, अंतिम कौन सी है और पहली कौन सी है। अभी मैंने आपको जो प्रश्न बोला था ना, वो कौन सी आवश्यकता है जो अर्जित अभिप्रेरकों के साथ संबंध खाती है, तो वो कौन सी आवश्यकता है? मूल आवश्यकता। ये मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये जो है ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमें सिखाती चली जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये ऐसी आवश्यकताएं जिनको पूरा करने के लिए हम समाज में सीखते रहते हैं, और सीखना ही व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। इस पाठ का लास्ट टॉपिक अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण। अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण मनोविज्ञान के अनुसार पहले सीखे हुए कौशल का वर्तमान में कोई प्रभाव पड़ना क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अर्जन के लिए सहयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। किसी परिस्थिति में प्राप्त अनुभव नई परिस्थिति में हमारा सहयोग करता है, कौन सा अंतरण? अधिगम। अधिगम अंतरण या स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब स्थान को बदल लेना। 3 प्रकार का। पहला धनात्मक अंतरण, पहले सीखे हुए कौशल का वर्तमान में सकारात्मक प्रभाव पड़ना। साइकिल चलाना सीखा था, हैंडल काबू रखना सीख लियो, मोटरसाइकिल आप ही चल जाए, कौन सा अंतरण हुआ? पहले हमने साइकिल चलाना सीखा, टाइपराइटर से टाइपिंग करना सीखा, आज हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हैं, कौन सा अंतरण? धनात्मक। दूसरा ऋणात्मक, पहले सीखे हुए कौशल का वर्तमान में गलत प्रभाव पड़ना, कौन सा? ऋणात्मक। जैसे इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग का महत्व नहीं है। यहां पर देखिए सबसे सटीक उदाहरण इसका यह बैठता है कि जैसे अभी हमने नए वर्ष में प्रवेश किया, हम बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं 30, 12, 18। अब आप यहाँ तो पूछ लें तारीख कितनी है बेटा? आज 1, 12, 18 आ लेन 2-3 दिनों छूटेगी 12, 18 रही, क्योंकि हमने पहले क्या सीखा है कि कौन सा साल चल रहा है? 2018। महीना कौन सा चल रहा है रवि सर? 12वां। तो ये जो चीजें हैं ये अब नए कौशल में भी इनका हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग करने की गलतियां हो रही हैं। जैसे 4वीं 5वीं में पढ़ते थे, कॉपी के ऊपर लिखते थे नाम रवि, कक्षा 4वीं, और 5वीं में हो गए, फिर 15-20 बारी कॉपियों पर क्या लिखा? कक्षा 4वीं। तो पहले सीखे हुए कौशल का वर्तमान में गलत प्रभाव पड़ना। एक शिशुअवस्था में बच्चा अपने गांव से ननिहाल में जाता है, नाना को दादा बोलता है, क्यों? वहां वो क्या सीख गया है? दादा। वहां से आकर के हमें क्या बोलेगा? नाना। अपने स्कूल के अंदर आजकल प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा मैडम का जोर है भाई,
तो प्राइमरी क्लासेस के अंदर महिला शिक्षिकाएं होती हैं और वहां हम जाते हैं, अपन कहे मैम जी, मां सिखायो की है मैम जी कहना माने बना के मेरे को नहीं बाप जी है कि हम अपन के कहे मैम जी। तो पहले सीखे हुए कौशल का वर्तमान में गलत प्रभाव पड़ना कौन सा अंतरण है? ऋणात्मक। और एक आपका अंत में होता है भाई तीसरा, कौन सा? शून्यात्मक। जो पहले भी करते थे आज भी करने हैं, यानी पहले सीखे हुए कौशल का 100 वाला सेकंड से है गुरु जी। हाँ चरण सिंह जी, अब भारतीय गांव पूछ के क्या करो पढ़ो। यहां देखिए पहले सीखे हुए कौशल का वर्तमान में कोई किसी प्रकार का प्रभाव है नहीं पड़ना, वो कौन सा अंतरण है? शून्य। जो पहले भी करते थे आज भी करते, या ऐसी चीजें जिनका वर्तमान से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये है अधिगम अंतरण। हाँ भाई अध्यापक साथियों, आज की क्लास से जो सीखा है ना उसको एक बार और रिव्यू करके देख लेना। 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले ये सिद्धांत, इन सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उदाहरण सीखने का आधार। खींच दो काम, 2 दिन रहे रात दिन एक कर दो। और जो को सब्जेक्ट समझ में ना आने भी सागा माथो ना मारो, मेरे लो आवे नहीं समझ में तो कमेंट कर दो, आज और पढ़ा दियो 2-3 घंटा। ओके।